स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से जो है ना डिस्क्रिप्शन गैसियस स्टेट की बात करूंगा मैं। गैसियस स्टेट क्या होती है, हमें पता है गैसेस क्या होती हैं, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एमडी कैट में जिन जिन चीजों को अलग-अलग क्वेश्चन किया जाता है जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, उनको दूर करने के लिए सारे पॉइंट्स मैंने गैसेस की प्रॉपर्टीज के लिख दी हैं। हम जानते हैं कि गैसेस ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसका इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, उनको जिस भी जगह पे रखें उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हो थोड़े हो ज्यादा हो, दे स्कैटर्ड, क्योंकि इनके दरमियान दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस पाया जाता है, 300 टाइम्स ऑफ द डायमीटर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस पाया जाता है, इतनी दूर मौजूद होते हैं। तो दे ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, इस वजह से इनका इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिस भी कंटेनर में इनको रखा जाता है वही उसका वॉल्यूम होता है। बिल्कुल इसी तरह इनकी शेप के हवाले से भी सेम फिनोमेनन है, इनको जिस कंटेनर में रखा जाता है ये उसी की शेप को एक्वायर कर लेती हैं, क्योंकि इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई इंटरेक्शन नहीं होती, इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो हम डेंसिटीज की बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये ऑक्यूपाई करते हैं ऑल अवेलेबल वॉल्यूम, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, मैस कम होता है। Mass per unit volume is the density, so they have the lower density as compared to the state of matter liquid and the state of matter solid. तो ये भी मैं elaborate कर दिया for your understanding। फिर बात करते हैं diffusion की। What is diffusion? हमारे पास जो spontaneous flow होता है, गैस मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो गैस मॉलिक्यूल्स का वर्ड यूज कर दूंगा, from the area of the higher concentration to the area of the lower concentration, इसको diffusion कहते हैं। diffuse करता है ना, एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे इसके मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं वहां से उस तरफ के जहां पे मॉलिक्यूल कम होते हैं तो डिफ्यूज आउट कर जाते हैं। तो यस, गैसेस शो द विजिबल एंड द क्लियर एंड द ऑब्जर्वेबल फिनोमेनन ऑफ डिफ्यूजन, वेरी इजी। और मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करते हैं ना कि इफ यू आर गोइंग टू, अगर जैसे एक ट्यूब पंक्चर होती है तो एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से गैसेस पुट आउट करती हैं तो डिफ्यूजन होती है। कंप्रेसिबिलिटी, of course when I am saying there is a large empty space present between the two molecules of the gases, वहां पे दरमियान में बहुत जगह बाकी है, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो यस मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा, सो दे कैन इजीली बी कंप्रेस्ड। आप प्रेशर अप्लाई करें गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। तो कंप्रेसिबिलिटी गैसेस का एक वाज़ेह और क्लियर फिनोमेनन है, ये भी इसके इंट्रोडक्शन में आती है। एक्सपेंशन, ऑफ कोर्स आप एक्सपेंड कर सकते हैं गैसेस को, आप अवेलेबल वॉल्यूम बढ़ा दें। अभी मैंने बोला दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम, तो एक्सपेंड कर देंगी। इसके अलावा अगर आप टेम्परेचर देते हैं, अभी गैस लॉस की बात करेंगे तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स की जैसे कैसे किनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन्स बढ़ते हैं, दे एक्सपैंड, तो एक्सपेंशन भी इनका फिनोमेनन है। अच्छा, एक्सपेंशन में आप ये देख रहे हैं द वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन, द जूल थॉमसन इफेक्ट। व्हाट इज दिस? ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम को इस तरीके से लिक्विफाई नहीं किया जाता, एमडी गेट का क्वेश्चन है, ज़हन में रखना है। बाकी तमाम गैसेस को कर दिया जाता है लिक्विफाई। क्यों होता क्या है कि आप सडनली कंप्रेस्ड हाईली कंप्रेस्ड गैसेस को एकदम एक्सपोजर करते हैं, एक स्मॉल स्लिट में से एक्सपोज करते हैं, तो वो गैसेस जब एक्सपैंड करती हैं सडनली कंप्रेस होने के बाद, तो उनके जो फर्स्ट लाइन में जो एक लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो सारी एनर्जी लेके एक्सपैंड कर जाती है जी। तो पीछे जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी ट्रैप हो जाती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है और वो लिक्विफाई हो जाते हैं। सो जूल थॉमसन इफेक्ट इज अ लिक्विफिकेशन प्रोसेस जिसमें गैसेस को कंप्रेस करने के बाद सडनली एक्सपैंड किया जाता है और गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक और बात याद रखनी है, हाइड्रोजन और हीलियम they are not going to be liquefied in this procedure. Got it? So you have to memorize all these things. फिर नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने बात की प्रेशर इफेक्ट की जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं कि चूंकि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी, अगर हम प्रेशर लो करेंगे तो ऑफ कोर्स वो एक्सपैंड कर जाएंगी, क्योंकि दे आर इन द कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हर तरह की मूवमेंट शो करते हैं, वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, हर तरह की मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, तो दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम। तो ये मेरे पास प्रेशर इफेक्ट की भी मैंने जनरल डिस्क्रिप्शन कर दी, टेम्परेचर इफेक्ट की भी ये है। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये बात की जाती है।
और यहाँ पे एमडी कैट का क्वेश्चन भी बनता है कि किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कौन सा गैस लॉ डील करता है अभी पढ़ेंगे, दैट इज चार्ल्स लॉ। तो केएमडी की ये लाइन जो चार्ल्स लॉ को जस्टिफाई करती है, इसकी बात अभी बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी इसकी डिस्क्रिप्शन जरूरी थी, यू हैव द आइडिया अबाउट, वेरी सिंपल। और दूसरा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, भाई जब गैस मॉलिक्यूल्स, बड़ा अहम पॉइंट है, यहाँ पे मेरा वर्ड सुनिएगा, एक दूसरे से इतनी दूर हैं तो देयर इज नो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी यही कहती है कि देयर इज नो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस, लेकिन वो आइडियल गैसेस को डील करती है। हाँ, आइडियल गैस अगर होगी, जो कि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल गैस एक फिनोमिनन, एक इमेजिनेशन, किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी में प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए बात की गई, और इसी चैप्टर में जब हम बात करते हैं तो उसके करेक्शन की बात भी करेंगे। वेल, अगर तो आइडियल गैस है तो उसके गैस मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन तमाम गैसेस रियल हैं। हाँ, वो आइडियल बिहेव कर रही होती हैं एट हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर, गॉट इट। तो इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन बहुत कम, निग्लिजिबल। तो ये कहना ज्यादा मुनासिब होता है कि देयर इज अ निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, गॉट इट। तो ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं द मोलेकुलर मूवमेंट। तो मैं बता चुका हूं कि गैस मॉलिक्यूल्स एक ऐसे स्टेट ऑफ मैटर है जो कि हमारे पास लिक्विड सॉलिड की निस्बत सबसे ज्यादा डिस्पर्स्ड फॉर्म ऑफ मैटर है। इसमें मॉलिक्यूल्स हर तरह की मूवमेंट्स शो करते हैं, तो ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी, हर तरह की मूवमेंट्स, दे आर फ्री ना, दे आर इजीली मूवेबल, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोग जानते हैं, but I described it because we are revising the topic and we are going to focus just on the gaseous state। MDCAT में कुछ भी पूछ सकता है, लिहाजा इन तमाम पॉइंट्स को अलहदा एलेबोरेट करने का पर्पस ये है कि आपको तमाम डाटा रिवाइज हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे क्या है। डियर स्टूडेंट्स, किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, मैंने KMT लिखा है, इसकी तमाम डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ बोला भी है, लेकिन आपको मैं एक स्लाइड शो करने जा रहा हूं जो कि स्पेसिफिकली MDCAT स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें वो तमाम पॉइंट्स वन बाय वन बोलूंगा जो डेफिनेटली आपकी बुक में भी हैं और अभी आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। सो वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड के जहां पे मैं किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी से एसोसिएटेड एक स्लाइड शो करने जा रहा हूं जिसमें उसके तमाम पोस्टुलेट्स मौजूद हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप एक स्लाइड देख रहे हैं किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी से एसोसिएटेड। इसमें मैंने सेंटर में KMT लिखा और उसके तमाम पोस्टुलेट को उसकी साइड पे क्लियर कर दिया है, सो दैट by applying this psychological technique that if you are going to converge all the data in one page, you are learning more. For that purpose आप ये स्लाइड देखें, मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ। नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है, every gas consists of a large number of very small particles called molecules. You are very well aware of that. Gases like helium, neon, argon are the monatomic molecules. ये accurate postulate है, yes we know that, और हम तो आगे पढ़ भी चुके हैं कि जीरो ग्रुप, एरोजेंस, ग्रुप 8 जिन्हें हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहते हैं, वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एक एटम हो, दैट इज अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, क्लियर है। उसके बाद आप नंबर 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कि आपके सामने मौजूद है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मूव हैप्पैजर्डली, ब्राउनियन मूवमेंट होती है, तो वो हर ऑक्यूपाई अवेलेबल स्पेस को कवर कर लेते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो इंटैक्ट नहीं होते, उन्हें कुछ साथ वाला मॉलिक्यूल रोक नहीं रहा था, उनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस निग्लिजिबल होती हैं, और KMT तो कहती है होती ही नहीं है, क्योंकि KMT आइडियल गैस बिहेवियर को डील कर रही है। सो हैप्पैजर्डली मूव करते हैं, कोलाइडिंग अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड ऑल दिस स्टोरी। नंबर 2 पॉइंट आपके सामने है, क्लियर है। नंबर 3 पॉइंट्स में आप देख रहे हैं, वो लिखता है the pressure exerted by a gas is due to the collisions of the molecules with the walls of the container. Very important point, ये Boyle's law से associated है, ये statement Boyle's law से associated है, जिसमें pressure volume relation पढ़ेंगे। What is pressure? एक freely मूव करता हुआ एक molecule strike करता है उस कंटेनर की वॉल के साथ, तो अपनी फोर्स पर यूनिट एरिया, that is pressure, अप्लाई करता है उसके ऊपर, this is called pressure। और आगे डिस्क्रिप्शन वैंडरवाल की करेक्शन की स्टोरी हमारे MDCAT में अभी नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, बट दिस इज द मेन पोस्टुलेट डीलिंग विद द बॉयल्स लॉ कि प्रेशर क्यों होता है बाय द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जिसको हम फील करते हैं। नंबर 3 पॉइंट था। नंबर 4 में आपके सामने है, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर वाइडली सेपरेटेड, वी नो दैट।
from one another and there are sufficient empty spaces among them. और मैंने आपको बताया MCQ आपकी बुक में लिखा हुआ है और ये लेवल्स में भी एक्सप्लेन है. You better know in the gas molecules the distance between the two molecules is at least is approachable 300 times of the diameter of the gas molecule. So can you imagine कि कितनी दूर गैस मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे. ऑफ कोर्स इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस भी नहीं होती. दे आर फ्री टू मूव. नंबर 5 स्टेटमेंट पढ़ते हैं. आप देखें हैं नंबर 5 में लिखा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. यस, दिस इज द पॉइंट जिसके ऊपर वैन डर वाल ने डिबेट की और प्रूव किया कि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती. क्योंकि किसी स्टेज पे जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते थे या टेम्परेचर लो करते थे या कोई भी ऐसी सूरत करते थे कि मॉलिक्यूल्स करीब आ जाए तो उनमें इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है. और जब इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है इट मींस दैट गैस इज नॉट आइडियल, दैट गैस इज रियल. बहरहाल ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर डिबेट करके वैन डर वाल ने पॉइंट आउट किया था. लेकिन केएमटी पढ़ रहे हैं भाई, किनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी में ये बात मानेंगे. देयर इज नो इंटरमोलेक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू गैस मॉलिक्यूल्स. क्लियर हो गया. अब बात करते हैं हम नंबर 6 पॉइंट की जो कि आपके सामने है. आई एम एलैबोरेटिंग एवरी सिंगल लाइन बिकॉज दिस इज MDCAT. We have to go for that. हमें याद होना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, समझ होनी चाहिए. The actual volume of the molecule of a gas is negligible. ये दूसरा पॉइंट था जिसमें हमने करेक्शन की थी, यानी वैन डर वाल ने करेक्शन की थी रियल गैसेस के लिए. बहरहाल हम तो आइडियल गैस को पढ़ रहे हैं, हम तो किनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी को पढ़ रहे हैं जो कि आइडियल गैसेस को एक्सप्लेन करती है. वो कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस है ना, वो उसके ऑक्यूपाइड वॉल्यूम की निस्बत नेग्लिजिबल है, होता ही नहीं, समझे, है ही नहीं है. लेकिन ये पॉइंट गलत है. डेफिनेटली अगर इस बात को मानेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो अप्लाई नहीं होगा कि वॉल्यूम नहीं है मतलब बैस नहीं है, ऐसा नहीं होता. क्वेश्चन जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 7 है. स्टेटमेंट नंबर 7, the motion imparted to the molecules by gravity is negligible. Yes, gravity is not going to impart, gravity is not going to disturb the movement of the gas molecules according to the KMT. हम मान रहे हैं, बिल्कुल सही है. ग्रेविटी गैस मॉलिक्यूल इतना स्मॉल होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि गैस गिर के जमीन पे आ जाए, ऐसा तो नहीं होता. इफेक्ट करती है, दैट इज अनदर डिबेट, बट आई एम सेइंग राइट नाउ अबाउट द KMT. तो KMT के मुताबिक ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स. राइट, हम मानते हैं. आगे कहता है नंबर 8 में द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली एज द टेम्परेचर. ऑफ कोर्स वो ये बात करेगा ना, यही वो चार्ल्स लॉ के मुताबिक पैच करती हुई स्टेटमेंट है. जैसे मैंने प्रेशर के बारे में बात की थी कि बॉयल्स लॉ की, और ये जो स्टेटमेंट है ये चार्ल्स लॉ को डील करेगी. व्हाट इज चार्ल्स लॉ? वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप है. So of course when you are going to increase the temperature, it means the energy you are providing to the system, you are going to increase the kinetic energy of the gas molecules. Kinetic energy is directly proportional to the temperature. यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर होता है. And when you are going to increase the kinetic energy, if it is in a movable piston area, then they will impart high pressure. तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. So टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा. वेरी सिंपल ये बातें हैं, किनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं. और स्टूडेंट्स, वेल दैट वाज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ द किनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी जो कि आपके सामने प्रेजेंट किए गए. आप नोटिफाई कर सकते हैं. और ये मैंने किनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी इसलिए एक्सप्लेन की है कि हमारे MDCAT के सिलेबस में है और इसके एक एक पोस्टुलेट के ऊपर मैंने जिस तरह एक्सप्लेनेशन दी है, आई एक्सपेक्ट कि आप इसको जरूर फॉलो करेंगे, लाजमी है. यू हैव टू. इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, वो वही क्वेश्चंस होंगे जो मैंने स्टेटमेंट के दौरान बोले. अब हम बात करते हैं गैस लॉज की. अब गैस लॉज की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है. और हमारे MDCAT के सिलेबस में तो इसने लिमिटाइज कर दिया है उनसे हम गैस लॉज को. आप व्हाइट बोर्ड पे देखें. गैस लॉज में पहला मैंने बॉयल्स लॉ लिखा है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. अगर मेरे पास किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ देखे ना, एक गैस को 4 प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ मोल से, टेम्परेचर से, फिर वॉल्यूम और उसके प्रेशर से. गॉट इट. अब जो भी गैस लॉ है डियर स्टूडेंट्स, उसके दरमियान सिर्फ 2 वेरिएबल्स होते हैं, कोई से भी 2 वेरिएबल्स होते हैं. बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर विल बी केप्ट कांस्टेंट. अब क्या कहता है ये? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन मास फिक्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर फिक्स, इट्स नॉट वेरिएबल.
volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure. If you are applying pressure, increasing pressure, then volume will decrease. Or if you are going to lower the pressure, the external pressure on the gas, the volume will increase. Inverse relation इसको इसी फॉर्म में K is the proportionality constant, V is equal to K over P, या PV is equal to K. K is a constant quantity. Of course it's a constant quantity. अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं कि P और V का. आप ये देखें, मैंने लिखा P1 V1 P2 V2 P3 P3 V3 is equal to K. अगर मैं एक सिस्टम इमेजिन करूं, एक सर्टेन नंबर ऑफ मोल किसी एक गैस को कंसीडर करूं, उस गैस पे पहले मैं एक प्रेशर अप्लाई करूं, उसका वॉल्यूम देखूं, ओके, फिर उसके ऊपर और प्रेशर अप्लाई करूं, फिर उसका वॉल्यूम देखूं. गैस वही है, नंबर ऑफ मोल्स वही है, वो नहीं चेंज करने, टेम्परेचर वही है, वो नहीं चेंज करना, उसको सस्टेन करना है, ठीक है. फिर मैं और प्रेशर अप्लाई करूं, गर्ज में जितने मर्जी प्रेशर चेंजेस करूंगा तो जारी बात है डिफरेंट वॉल्यूम्स आएंगे मेरे पास. बट for one system P1 V1, the product of pressure and volume is always a constant quantity. It's always a constant quantity. This is another definition of the Boyle's law. The product of the pressure and the volume of a given mass of a gas is always a constant quantity if number of moles and temperature kept constant. ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं भाई. जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट सेम रहेगी. जितना वेरिएबल ये होगा दूसरा उतना बढ़ जाएगा, जितना ये वॉल्यूम कम होगा उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, जितना प्रेशर कम होगा उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सो ऑन एंड ऑन. तो ये आपके पास रिजल्ट आता है. ग्राफिकल एक्सप्रेशन बड़ी सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स. ये MD-CAT है, मुझे क्या जरूरत है कि ये 4 ग्राफ्स बनाऊं. आई नो दैट यू नो, बट आई एम रिपीटिंग बिकॉज देयर आर मेनी न्यू थिंग्स व्हिच आर बीइंग ट्रिक्ड. MD-CAT इज अ स्मार्ट वर्किंग, इसमें ट्रिक आउट करेगा वो आपको. देखिए मैंने 4 ग्राफ बनाए. आप जानते हैं वेरी सिंपल कि जब आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्रेशर इज एन इंडिपेंडेंट थिंग जिसके ऊपर वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है. यू अप्लाई द प्रेशर, एक्स एक्सिस पे प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है. आपके पास एक कर्व आती है, इस कर्व को आइसोथर्म बोलते हैं. MD-CAT का क्वेश्चन बोला है मैंने. दिस कर्व इज कॉल्ड एज आइसोथर्म. क्यों? आइसो मीन सेम, थर्म इन टेम्परेचर, आइसोथर्म मीन सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, यस, बेशक प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है. तो बॉल्स लाइक, अच्छा ये तो सिंपल हो गया एक्सप्रेशन. अगर आपको ग्राफ दे दिए जाए, ये शक्लें बना दी जाए, आपने इन फिगर्स के ऊपर फोकस करना है कि यार ग्राफ किसके किसके दरमियान में. गॉट इट. अब पूछा जाता है MD-CAT में ऑफन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज गोइंग टू शो द बॉयल्स लॉ. तो आप देखेंगे भाई इन 4 ग्राफ्स में से कोई एक ग्राफ आ गया है, मैं आंसर करता हूं. देखें वही प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यहाँ पे मैंने 2 फैक्टर्स बताए हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखें है तो वही कर्व. मैंने यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड बता दिया. मैंने एक में टेम्परेचर लो किया है, लो टेम्परेचर पे वॉल्यूम लो होगा, हमारे पास क्लोजर टू द एक्सिस होगा ग्राफ. गॉट इट. जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, ऑफ कोर्स दिस आइसोथर्म कर्व विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर. ये MD-CAT का क्वेश्चन है कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट हैपन टू ग्राफ. तो आप कहेंगे ग्राफ को क्या होना है, होगा that will move away from the axis. Got it? क्यों भाई? ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो देखिए ना वॉल्यूम भी ज्यादा, इनिशियल वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा और डेफिनेटली हमारे पास प्रेशर एक्सिस से फिर ये जो कर्व बनेगी वो सिस्टम के ओरिजिन से थोड़ा दूर होगी. इट विल बी फॉर अवे फ्रॉम दैट. गॉट इट. तो ये भी ग्राफ है जो कि बॉयल्स लॉ के हवाले से, इसमें आपने टेम्परेचर डिफरेंस का फैक्टर भी देख लिया. अब नेक्स्ट बात करते हैं. This is pressure, of course. This is inverse of volume. हमारे पास स्ट्रेट लाइन कब आती है? मैं आपसे MD-CAT में एक क्वेश्चन ट्रिक आउट करता हूं. मैं आपसे पूछता हूं कि क्या, मतलब मैं आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू मॉडिफाई दैट फॉर यू पीपल, कि द स्ट्रेट लाइन इज डैश इन द बॉयल्स लॉ. ऑप्शन ए पॉसिबल, ऑप्शन बी इम्पॉसिबल, ऑप्शन सी इररेलेवेंट. तो क्या कहेंगे आप? Yes, straight line is possible. Yes, if you are going to draw a graph between inverse of the volume 1 over V. अगर आप फोकस करें थोड़ा सा तो देखो मैं जानता हूं कि वॉल्यूम और प्रेशर तो इनवर्स हैं, ठीक है. अगर मैं प्रेशर इधर कर दूं वॉल्यूम नीचे कर दूं फिर भी ठीक है, ठीक है. सो एक मॉडिफाई फॉर्म करूं. अगर मैं प्रेशर इधर कर दूं और वॉल्यूम को प्रेशर की जगह पे रखूं तो मैं कह सकता हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over V. हाँ ना, एक ही बात है. सो इनवर्स ऑफ द वॉल्यूम जब हम लेंगे तो ये डेसीमीटर क्यूब ऊपर जाके डेसीमीटर माइनस में आ जाएगा. तो मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जिसमें डायरेक्ट रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है. तो ये भी बॉयल्स लॉ है
इसकी भी शक्ल है, लेकिन आपने ध्यान किस चीज का रखना है, इन फैक्टर्स का, ठीक है। एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, डेसीमीटर -3 आपके पास आ जाएगा, वॉल्यूम इनवर्स है ना इसलिए। अब यहाँ पे भी देखिए मैंने फैक्टर टेम्परेचर का इंट्रोड्यूस करवाया है, 2 स्ट्रेट लाइंस लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज का पर्पस है। आई एम वर्किंग फॉर यू, वॉच दिस। टेम्परेचर T2 है, टेम्परेचर T1 है। अगर टेम्परेचर कम होगा, जैसे ये कर्व्स थी, इन दोनों को देखो ना जरा, तो अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा तो दैट मूव्स अवे, और यहाँ पे वही अगर स्ट्रेट लाइन है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो दैट विल मूव क्लोजर टू द प्रेशर एक्सिस, क्योंकि ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। सो गॉट इट। आपके सामने ये मैंने लिख दी है कि जो ऊपर वाली लाइन होती है जो क्लोजर टू द प्रेशर एक्सिस होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, T2 इज ग्रेटर देन द T1, वेरी सिंपल। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ग्राफ, ये भी बॉयल्स लॉ है। अगर मैं प्रेशर का और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट का बात करता हूं तो कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसको मैंने अभी बोला ना यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, मैं बहुत से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन गैस लॉज को पढ़ने के बाद आपके सामने अभी ये तमाम पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा और इस तमाम डिबेट को ध्यान में रखिएगा, फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये भी ग्राफ्स हैं आपके सामने, मेरे वर्ड्स सुने, मेरे पास स्ट्रेट लाइन आती है, मतलब पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते जाएं, आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाते जाएं, भैया आप जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे फैक्टर V जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उतना कम होता जाएगा, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे ये वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा, हमारे पास इट रिमेन कांस्टेंट। ये फैक्टर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड दैट इज इक्वल टू P3 V3, जो भी फिगर आउट कर ले आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी प्रेशर एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगी, दैट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बॉयल्स लॉ के हवाले से क्योंकि सिंपल सा लॉ लगता है आपको, बहुत से पॉइंट बोले, अभी जब मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूंगा देन यू विल गेट कि व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस डाटा, और जिसके लिए मैंने इतना बोला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं वहां पे क्या है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। गैस लॉज की बात कर रहे हैं, बहुत से गैस लॉज हैं, वोगैड्रोस लॉ है हमारे पास, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, देयर आर मेनी लॉज, बट वी आर डिस्कसिंग हियर बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ विद द स्पेशल एम्फेसिस। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है। अब देखें, मैंने कहा था ना कि गैस के जो 4 फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें से 2 को कांस्टेंट रखना, 2 के दरमियान रिलेशन आएगा। Charles law is a relationship between volume and temperature. Volume of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature applied. जितना ज्यादा टेम्परेचर करते जाएंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होता जाएगा, वेरी सिंपल है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, V over T equal to K, that is constant quantity, K is a proportionality constant, यहाँ पे इसको ड्राइव कर दिया है। अब V1 over T1 is equal to V2 over T2 is a constant for the one system। ये वही स्टोरी है कि अगर आप एक ही नंबर ऑफ मोल्स में और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में जो चेंज आती है, इंक्रीज करता है ना, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो हमारे पास उनकी जो रेशियो है V1 over T1 दैट इज इक्वल टू V2 over T2 हमेशा कांस्टेंट आती है। अब यहाँ पे मैंने बड़े ड्रामेटिक वे में, बड़े इंपॉर्टेंट वे में एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट देना है। मेरे पास चार्ल्स लॉ से पहले सेंटीग्रेड स्केल था, केल्विन स्केल की इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी, गॉट इट। केल्विन स्केल की डिस्कवरी की रीजन ये रेशियो बनी। मैं अगर इस फैक्टर को देखता हूं, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप देखें, मैंने एब्सोल्यूट जीरो को पहले बताता हूं व्हाट इज दिस। ये वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जो कि अनअटेनेबल है अभी तक। ये वो टेम्परेचर है कि अगर ये अचीव हो जाए तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस बिकम और अप्रोचेस टू जीरो। तमाम गैसेस का, अभी हम गैस लॉज की बात करें, आइडियल गैस को इमेजिन कर लें, किसी रियल गैस को इमेजिन कर लें, volume becomes zero. Is it possible? No, this is against the law of conservation of mass. This is not practically possible. So, हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट जीरो है तो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, अभी तक इमेजिनरी टेम्परेचर है, ठीक है। वो अलग बात है कि हमने -268 तक पहुंच चुके हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, बट बेतहाशा गैसेस, ऑल गैसेस इस टेम्परेचर पे पहुंचने से बहुत पहले लिक्विफाई हो जाती है। ये भी एक पॉइंट है एमडी कैट का कि जब वो लिक्विफाई हो जाती हैं तो क्या चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है? नहीं जी, चार्ल्स लॉ तो गैस लॉ है, जब तक गैस गैस रहेगी तब तक चार्ल्स लॉ रहेगा। अगर उस टेम्परेचर से पहले लिक्विफाई हो जाए तो फिर लिक्विड पे तो गैस लॉ अप्लाई नहीं होते। अब ये एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट चार्ल्स लॉ ने कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, वॉच दिस।
एक ग्राफ मैंने पहले ये इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं, उसके बाद इन पॉइंट्स के ऊपर आता हूं। भाई ये नॉर्मली ग्राफ है, पहले जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉज कंसिडर्ड द जीरो टेम्परेचर, हमारे पास ये ओरिजिन समझा जाता था, तो इसको ग्राफ बनाया गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम एक्सिस में टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन जब टेम्परेचर कम करना शुरू किया, कम होते 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 वॉल्यूम यहाँ पे पहुंचा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमारे पास स्केल कौन सा था? सेंटीग्रेड स्केल। उसका इनिशिएटिव पॉइंट 0 था। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो किसी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हुआ, बल्कि बहुत सी गैसेस तो लिक्विफाई ही नहीं हुई। तो क्या गैस लॉ गलत है? नहीं, आपने अपने स्केल को इंप्रूव करना था। उन्होंने इसको एक्सटेंड किया, उन्होंने इमेजिनरी, उन्होंने कहा चलो जी मिड में दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके ऊपर जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड 546 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी है, आप याद रखेंगे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम 546 सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखेंगे। अब उन्होंने इसको कूल डाउन करना शुरू किया, और बहुत पहले कई गैसेस लिक्विफाई हो गई। फिर उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल उसी लाइन के पैरेलल, कि वो मूव आउट करती जाए। जहां पे इसने टेम्परेचर एक्सिस को काटा, वो देखें वो पॉइंट, that was minus 273.16 degree centigrade. Still, this is an imaginary and hypothetical and reduced and expected and struggled temperature, whatsoever you called it. ये अभी तक अचीव नहीं हुआ, लेकिन अगर ये अचीव होता है तो यहाँ पे देखें ना, मेरा वॉल्यूम 0 हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये तो बात की बात है, हमारे टॉपिक की भी बात नहीं है, हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो -273.16 डिग्री सेल्सियस इज दैट टेम्परेचर जिसके लिए हमें एक नया स्केल डेवलप करना पड़ा, जिसे हम केल्विन स्केल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वॉच दिस, केल्विन स्केल। हमने कहा कि भाई जहां पे इस लाइन ने सेंटीग्रेड एक्सिस को काटा है, ये जो टेम्परेचर है ना, ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है। इसको एब्सोल्यूट 0 क्यों बोला? कि भाई अगर ये अचीव हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस बिकम 0, एब्सोल्यूट 0। तो इसको इनिशिएटिंग पॉइंट रखा गया एक नया टेम्परेचर स्केल 0 केल्विन के नाम से। गॉट इट? सो 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेल्सियस। यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट। ये एंटर टेस्ट हम बात कर रहे हैं, मैंने फिर भी एक एक चीज एक्सप्लेन की। अब इसको इमेजिन करते हैं, अब दोबारा उस पॉइंट पे आते हैं, V1/T1। भाई अगर मेरे पास केल्विन स्केल इंट्रोड्यूस ना होता, ठीक है, मैं मान लेता, मैं जानता हूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने से, यहां पे मैंने लिखा भी है स्टेटमेंट ना, ये फॉर राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी चेंजिंग बाय 2 सेंटीमीटर क्यूब। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करता हूं तो 2 सेंटीमीटर की वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में डिक्रीज करता हूं तो मेरे पास 2 सेंटीमीटर की वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अच्छा, अगर मैं इसको इमेजिन करूं, ये देखिए मैंने छोटी सी प्रैक्टिस भी की है। केल्विन स्केल अगर इंट्रोड्यूस हुआ ना होता और मैंने 0 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन ना कहा होता, अब मैं केल्विन टेम्परेचर यूज करता हूं ना चार्ल्स लॉ की इन्वेंशन के बाद अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों करता हूं? इसलिए कि जस्ट इमेजिन, ये तो मैंने सही बात की है ना। अगर मैं कहता कि जी V1 566 सेंटीमीटर क्यूब है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना था? 546 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, यानी T1 मैंने 10 कर दिया ना, 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं सेंटीग्रेड स्केल यूज कर रहा हूं, मेरे पास 566/10 आता। ओके, मेरे पास एक आंसर आता। ओके, मैं अभी पढ़ के आया हूं कि V1/T1 is equal to V2/T2 is V3/T3 is equal to a constant quantity. Got it? If the gas lies true and the gas lies true, ये गलत नहीं है। अब अगर मैं क्या करता, मैं कहता कि जी यहां पे ये देख लेते हैं कि 746 कर देते हैं वॉल्यूम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर देते हैं, तो 746 डिवाइडेड बाय 100, क्या आंसर सेम आता? 566 डिवाइडेड बाय 10, डिफरेंट आंसर है। V1/T1 का डिफरेंट आंसर है। उसी सिस्टम में सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ाया है ना, 100 सेंटीग्रेड पे लेके गए हैं ना, तो 5 मतलब कि आपके पास उसको 100 किया है तो 2 सेंटीमीटर 746 हो गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब राइज किया ना, तो आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब है V1/T1 is not equal to the V/T2 if I am using the centigrade scale। तो फिर मुझे नया टेम्परेचर स्केल, ये एमडी कैट का क्वेश्चन आता है कि केल्विन स्केल is being modified on the basis of Boyle's law? No. Avogadro's law? No.
चार्ल्स लॉ, यस चार्ल्स लॉ ने इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उसकी वजह से अगर मैं केल्विन में देखता हूं तो फिर भाई मेरे पास 273 जीरो मतलब कि डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन कहते हैं, तो उसका मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड को जब बढ़ाया तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 केल्विन, वेरी पॉपुलर फार्मूला आप जानते हैं। 566 डिवाइडेड बाय 283 आ जाता, आंसर 2 आ गया। अब मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड करता, मतलब मैं केल्विन में टेम्परेचर 373 कर देता, हाँ ना 373 केल्विन, 0273 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन, तो फिर मेरे पास 7 जो वॉल्यूम है 746 होता, आंसर मेरे पास 2 ही आ रहा है। इस तरह किसी भी टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेके और किसी भी वॉल्यूम को जब रेशो निकालेंगे तो हमारे पास परफेक्ट कांस्टेंट एक जैसा आंसर आएगा। गॉट इट? तो ये सारी केमिस्ट्री है, ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट जीरो की, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी की, और ये एक रिलेशनशिप भी मैंने आप लोगों के लिए ड्रा किया। एमडी कैट है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर। अब मुझे आपने सेंटीग्रेड स्केल में दे दिया है टेम्परेचर, हाँ, और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? लेट सपोज मैं मेरे लिए अननोन है वॉल्यूम, तो मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? ये Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस टी ओवर 273। मैंने लिख दिया है कि ये Vt क्या है फॉर यू पीपल। Vt इज द वॉल्यूम ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनी टेम्परेचर। जो भी है ना, जो हमने कैलकुलेट करना है, भी क्या वॉल्यूम होगा, किस टेम्परेचर, जो आप पूछना चाह रहे हैं बताएं किस टेम्परेचर पे क्या वॉल्यूम है, अभी आपको बताता हूँ। तो ये आप एमडी कैट में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस को हम जानते हैं 546 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 प्लस टी। जो भी टेम्परेचर आप मुझे सेंटीग्रेड में दे देंगे मैं वो लिख दूंगा, मैं उसको लिखूंगा, अप्लाई करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट द फार्मूला। ये छोटी सी एग्जांपल भी आपके सामने मैंने बता दी है कि वो मुझे कहता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन टेम्परेचर इन सेल्सियस, इन द सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताओ 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा? मैंने वैल्यूज पुट की, V 546 आ गया, 1 प्लस 10 over 273। I am going to solve this very simple way, 283 over 273, and I am getting the formula that is 566 centimeter cube, which is the accurate formula। और इसको अप्लाई भी किया जा सकता है। छोटी छोटी चीजें चार्ल्स लॉ से एसोसिएट मुकम्मल एक्सप्लेन की गई है, ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एमडी कैट के क्वेश्चन में पूछी गई थी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ग्राफ्स दिए जाए चार्ल्स लॉ के, एक ग्राफ ये बनाया जाए, जस्ट इमेजिन, और एक ग्राफ मैं नया बनाता हूं, फॉर एग्जांपल स्मॉल ग्राफ, मैं ये टेम्परेचर लिख देता हूं, ये वॉल्यूम लिख देता हूं, और एक स्ट्रेट लाइन ये इसको क्रॉस कर रही है, ये दोनों ग्राफ ओके। और मैं कहूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द चार्ल्स लॉ, ठीक है? ऑप्शन ए दिस वन, ऑप्शन बी दिस वन, इसको बड़ा कर लेंगे ना तो पेपर में देंगे। सो आंसर ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम। तो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट? विल यू गो फॉर बोथ ऑफ देम? इफ यू विल गो फॉर बोथ ऑफ देम देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज इफ यू आर सेइंग दिस वन इज करेक्ट वन, इन दोनों के कंपटीशन में अगर ये दोनों दिए गए हो तो, अगर ये दोनों दिए गए हो तो, अगर तो सिर्फ ये दिया गया हो तो फिर ऑप्शन ही कोई नहीं है, फिर यही करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर ये दोनों दिए गए हैं तो भाई फिर ये ग्राफ करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, देखते हैं वहां पे क्या है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अब जनरल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। एमडी कैट सिलेबस में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा, हमने उनके वेरिएबल्स पढ़े, हमने उससे रिलेटेड बातें पढ़ी। एक और लॉ है वो गैड्रोस लॉ है जनरल गैस इक्वेशन में, वो पढ़ लेते हैं। दैट volume of a given mass of a gas is directly proportional to the number of moles if temperature and pressure kept constant। मैंने कहा था ना कि गैस लॉज वो होते हैं कि जिसमें दो चीजों मतलब दो के दरमियान रिलेशन चलता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर एवोगैड्रोस लॉ में कांस्टेंट कर रहा हूं, मैं एवोगैड्रोस लॉ को एक्सप्लेन कर रहा हूं फॉर योर हेल्प। द जनरल गैस इक्वेशन, चार्ल्स लॉ, volume is directly proportional to the temperature, Boyle's law, volume is inversely proportional to the pressure, and Avogadro's law। भाई अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा है और फिर भी वॉल्यूम ज्यादा हो गया है तो फिर एक ही सूरत हो सकती है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स गैस के ज्यादा कर दिए। जितने ज्यादा गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। वेरी सिंपल फिनोमेनन। तो दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अब ये तीनों लॉज को इकट्ठा करते हैं, कंबाइन,
तो मेरे पास ये सूरत बनती है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ओवर T एंड इनवर्सली टू द प्रेशर। इसको मॉडिफाई करता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है R और R के साथ ये शक्ल बनती है, इसको मॉडिफाई करता हूँ तो P इज इक्वल टू nRT। P is the pressure, V is the volume of a gas, N is the number of the moles, T is the temperature and R is the general gas constant। इसको आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। वेरी सिंपल, हमने ड्राइव कर लिया। बट एमडी कैट में माय डियर स्टूडेंट्स पता क्या पूछेगा, एमडी कैट में इसकी वैल्यूज पूछेगा। इट्स वेरी सिंपल, यू नो यू हैव कैलकुलेटेड ऑन योर बुक। मैं बोल रहा हूं कि आपने फैक्टर आर के डिफरेंट यूनिट्स लगाने हैं। कौन से यूनिट चेंज करेंगे आप प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट चेंज करेंगे। जहां तक नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर का ताल्लुक है, आप देख रहे हैं इनके यूनिट्स हर एक में सेम रहेंगे। तो आप प्रेशर अगर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं, सॉरी प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक में लेते हैं और वॉल्यूम आप डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं, प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेते हैं, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, तो जो आर की वैल्यू आ गई वो ये होगी 0.0821। याद करनी है, मेमोराइज करना है, क्रैम करना है। मैंने लिखी इसीलिए है कि आप इसको एक दफा याद कर लें, क्योंकि ये एमडी कैट में पूछी जाएंगी। ठीक हो गया, ये हर वैल्यू याद होनी चाहिए। सेकंड वन देखें, अगर मैं वॉल्यूम तो डेसीमीटर क्यूब में ही रहने देता हूं, लेकिन प्रेशर को मैं टॉर्स में कर लेता हूं, यू नो टॉर्स 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हम प्रेशर के रिलेशन को तो जानते हैं ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या मिलीमीटर ऑफ मर्करी और टॉर एक ही बात होती है, 760 टॉर, गॉट इट, या 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी, ठीक है, या 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच psi, गॉट इट, या 1013325 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे यूनिट्स में। तो ये प्रेशर के यूनिट्स भी आपको याद होने चाहिए, आपकी बुक में लिखे हैं, मैंने बोल दी हैं। अब आप उनको चेंज करते जाएं, आप डेसीमीटर क्यूब में मतलब वॉल्यूम कर दें, प्रेशर को टॉर में कर दें, प्रेशर को आपने ऐसे यूनिट्स में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले लें, किसी भी फॉर्म में ले लें, तो जो जो वैल्यूज आर की होंगी वो वैल्यूज पुट करने से डिफरेंट आती जाएंगी। आपने इनको याद करना है। 62.4 आर की वैल्यू होती है डेसीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल में। अगर सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो हम जानते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो सारे फिगर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू आर गेटिंग 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। वेरी सिंपल। और एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट में याद रखना है 8.3143 न्यूटन पर मीटर पर केल्विन पर मोल, न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। हम जानते हैं कि जो न्यूटन मीटर होता है उसको जूल भी कहते हैं, तो इस 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल को भी एसआई यूनिट ही कहा जाएगा। एक और बात सुन ले फॉर योर मेमोरी, हम जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल और 1 जूल इज इक्वल टू 0.239 कैलोरी। ये भी याद कर लें कि 1 जूल इज इक्वल टू 0.239 कैलोरीज। तो ये अलग से एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, एक दफा पूछा गया था इसलिए मैंने ये भी बता दिया। These are memory based questions, ये very simple questions, इंटर कन्वर्जन है। तो अगर मैं उसके जरिए आर के फैक्टर को कैलकुलेट करता हूं तो कैलोरीज में हमारे पास 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल आ जाता है। तो ये कुछ वैल्यूज थी जनरल गैस कांस्टेंट की। मैं डियर स्टूडेंट सामने अभी तक बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, जनरल गैस इक्वेशन की सिंपल थ्योरी पढ़ी। अब ये जितना भी मैंने बात की है, मैंने किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एक्सप्लेनेशन की, मैंने गैस लॉस की बात की, मैंने इनके इंटररिलेशंस की बात की, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड मैंने कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, जो भी आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊंगा। बिकॉज इन एमडी कैट एंट्रेंस टेस्ट में एमसीक्यूज की प्राइम इंपॉर्टेंस होती है। सो वॉच ऑन द बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक स्लाइड देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। इन तमाम गैस लॉस की डिबेट को सामने रखिएगा। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा है when 200 centimeter cube of a gas at constant pressure is heated from 0 degree centigrade to the 100 degree centigrade। सेंटीग्रेड में बात की, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने याद रखना है 273 टू द 373 केल्विन। ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चन 2 दफा पूछा गया है मुख्तलिफ अंदाज में। कहते द वॉल्यूम मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, खूबसूरत सवाल है, वॉल्यूम मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय। उसने वॉल्यूम दी है, उसने टेम्परेचर दी है, उसने एक वॉल्यूम पूछ ली है
और दो टेम्परेचर्स बता दिए, एक इनिशियल वॉल्यूम भी बता दिया है। सो आई एम गोइंग टू आंसर बाय यूजिंग द चार्ल्स लॉ रिलेशन। क्या सोल्यूशन देखे मैंने दिया है स्लाइड में, देखे मैंने पहले सोल्यूशन दिया हुआ है आप लोगों के लिए वर्किंग की, आप देख सकते हैं v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो हमने v2 को फाइंड आउट करना है ना, तो v1 मल्टीप्लाइड बाय 2t2/t1 आपके सामने सॉल्व किया गया फॉर योर हेल्प, जस्ट फॉर यू पीपल, जस्ट वॉच दिस। तो मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ। मेरे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू द, उसने जो v2 कहा, v1 था 200 सेंटीमीटर क्यूब था गैस का, टेम्परेचर सेकंड वन कौन सा था, केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी तो मैं बात करके आया हूँ कि जब भी गैसेस में टेम्परेचर की चेंज का इफेक्ट मेजर करना है स्पेसिफिकली चार्ल्स लॉ में, तो हमने केल्विन स्केल यूज करना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373, तो मैंने 373 जो उसका T2 था उसको रख दिया और नीचे 273 कर दिया। अब मेरे पास जो फिगर आउट करते हुए आंसर आता है, तो मैं जो 200 सेंटीमीटर का वॉल्यूम है उसे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 373/273, तो मेरे पास ऑप्शन डेल्टा इज आंसर, ऑप्शन डेल्टा इज आंसर। उसने पूछा था कि ये जो वॉल्यूम है मैं इसे किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। इस एक फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए MD-CAT स्टूडेंट स्लाइड आपके सामने ये सारी कैलकुलेशन की गई, सो दैट यू बिकम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। ठीक है, तो आई होप कि यू आर गोइंग टू गॉट इट इन अ परफेक्ट मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ द KMT एक्सप्लेन्स बॉयल्स लॉ। आ गया ना वही बात जो मैंने बॉयल्स लॉ की एक्सप्लेन, जब मैंने KMT को एक्सप्लेन कर रहा था तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट्स बोली थी, उसने कुछ स्टेटमेंट्स बोली हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन ए में कहता था मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव हैप्पीजली, डज इट मेक द प्रेशर, नो अभी इसकी बात नहीं आई। वो बात करता है the pressure exerted by a gas is due to the collision of its molecule with the wall of container. Yes, this is Boyle's law because here he is talking about the pressure। KMT का वो postulate जो pressure को deal कर रहा है, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मेरी explanation है। So ऑप्शन बीटा इज आंसर, लेकिन MD-CAT का असूल याद रखें, सारी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, तो मैं सारी पढ़ने जा रहा हूँ। चार्ली में कहता है द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, टेम्परेचर। बाय द वे मैं यहाँ से पूछता हूँ कि चार्ली ऑप्शन किसको एक्सप्लेन कर रही है, आप कहेंगे सर किनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दिस इज चार्ल्स लॉ एक्सप्लेनिंग। चार्ली चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन कर रही है, बीटा चार्ल्स लॉ को जो मेरा आंसर था उसको एक्सप्लेन कर रही है। डेल्टा में देखते हैं द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, ये वो डिबेटेबल चीज थी जिसकी वजह से करेक्शन हुई, वैन डर वाल्स करेक्शन की गई और फिर नया प्रेशर और नया वॉल्यूम एज्यूम किया गया, जिसमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फैक्टर बी और हमारे पास जो वॉल्यूम है फैक्टर ए, मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। मैं यहाँ पे जरूर डिस्कस करूंगा, हाईलाइट करूंगा कि मेरे पास वैन डर वाल इक्वेशन में जो फैक्टर ए है दैट इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो होता है, उसकी वजह से प्रेशर चेंज होता है, उसको कंसीडर किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कोई गैस आइडियल नहीं है, लेकिन गैसेस आइडियल बिहेव करती हैं। अगर मैं प्रेशर लो कर दूं, टेम्परेचर हाई कर दूं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर कर दूं, तो क्या होगा, फैक्टर ए मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी वेरी स्मॉल एंड फैक्टर बी इन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम विल बी वेरी स्मॉल। गॉट इट? सो फैक्टर ए और फैक्टर बी के स्मॉल होने की वजह से ए रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। MD-CAT का क्वेश्चन बोला है a real gas will behave as an ideal gas if factor A is small, option B if factor B is small, option C if A and B both are smaller. Yes, this is my answer. Got it? तो इन चीजों को भी याद रखें। आप जानते हैं कि मैं लेक्चर में बहुत ज्यादा MCQs की प्रैक्टिस इसलिए करवाता हूँ कि ये जरूरी है, दिस इज योर MD-CAT, और MD-CAT में आपको एंट्रेंस के क्वेश्चन की बात करनी है। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे क्वेश्चन है जी, वही ग्राफ वाली बात जो मैंने आपको समझाई थी, आप देख रहे हैं ग्राफ भी है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड फॉर द बॉयल्स लॉ एंड द चार्ल्स लॉ एक्सेप्ट, अच्छा जी देखते हैं, टेबल बना हुआ है। ऑप्शन ए में कहता है, ऑप्शन ए में कहता है कि PV इज इक्वल टू के, यस ठीक है, बॉयल्स लॉ में V/T इज इक्वल टू के, बिल्कुल ठीक है, पढ़ के अभी आए हैं। ऑप्शन बी कहता है K डिपेंड्स अपॉन द मास, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ गैस। यस, दिस इज एन इंफॉर्मेशन फॉर यू।
के किस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट, के कांस्टेंट है लेकिन किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ गैस पे। ऑफ कोर्स हमारे पास टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ गैस पे। ठीक कह रहा है, ऑप्शन बी सही है। उसने कहा क्या कि जो मिस मैच है वो देखनी है, सारी मैच कह रही है, मिस मैच देखनी है एक्सेप्ट। फिर आगे कहता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यस ठीक कह रहा है। चार्ली में और इनवर्स रिलेशन डेफिनेशन डेल्टा में कहता है। क्या ये ग्राफ ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? ये ग्राफ में वेरिएबल्स तो देखें, वी और प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप दिया गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है। बॉयज नाम में आइसो बार कह रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइसो बार? आइसो बार क्या होती है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये आइसोथर्म है। उसने डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर ये गलत बताया है। आइसोथर्म है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, प्रेशर तो वेरिएबल है। और उधर वो आइसोथर्म कह रहा है, हालांकि चार्ल्स नाम में आइसो बार है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन डिजाइन फॉर यू। आप देख सकते हैं आपके सामने प्लेस किया गया है। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। एक और क्वेश्चन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के हवाले से आप लोगों के सामने है। माय डियर स्टूडेंट्स वॉच दिस क्वेश्चन में स्लाइड आपके सामने है। If the absolute temperature of a gas is doubled and pressure is reduced to half, the volume of the gas will be। अब मुझे बताएं, आपके सामने मैंने एक स्लाइड रखी है, उसमें इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। एमडी कैट है, यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। ठीक है, ये बिल्कुल सोल्यूशन आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया। आप कर सकते हैं, फैक्टर लगाएंगे P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2, वैल्यूज को पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। See on the whiteboard, just for you people, एक ट्रिक, एक टेक्निक एमडी कैट स्टूडेंट्स, गिफ्ट फॉर यू पीपल, वॉच दिस। ये मैंने लिखा है V is equal to T over P, एक फॉर्मूला, एक रिलेशन, एक डिजाइन, एक टेक्निक, एक ट्रिक है आप लोगों के लिए। इट्स अ गिफ्ट फॉर यू पीपल। आपको अगर एमडी कैट में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि वही टेम्परेचर को डबल कर दिया, प्रेशर को हाफ कर दिया, टेम्परेचर को हाफ कर दिया है, प्रेशर को डबल कर दिया है, बताओ वॉल्यूम क्या होगा? तो एक तो टेक्निक वो है जो कि मैंने अभी स्लाइड में आपको दिखाई, सोल्यूशन करके बताया कि 4 टाइम्स हो जाएगा। वो सोल्यूशन आपके सामने था, उसमें मैंने P1 V1 over T1 तीनों फैक्टर लगाए, टाइम टेकिंग था। मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूं, आप देखें भाई, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम है ना, जो टेम्परेचर चेंज वो कहे वो एज इट इज लिख दें। मिसाल के तौर पे वो इसी स्टेटमेंट को बोल रहा हूं, मिसाल, जस्ट वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। वो कहता है भाई टेम्परेचर 2 टाइम्स हो गया, तो मैंने पता क्या किया, ये जो T है ना, अब देखें आपको समझाने के लिए, मैंने जो उसने कहा वो कर दिया। V इज इक्वल टू T 2 टाइम्स कर दिया, प्रेशर रिड्यूस टू हाफ कर दिया, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। यस, ब्यूटीफुल टेक्निक। मैं आपको कहता हूं कि टेम्परेचर 8 टाइम्स कर दो, प्रेशर 2 टाइम्स कर दो, क्या होगा? तो आप वही फैक्टर अप्लाई करेंगे, इधर फैक्टर 8 रखेंगे और इसको आप 2 टाइम कर देंगे। इतनी लंबी कैलकुलेशन विद इन सेकंड्स यू विल बी एबल टू आंसर कि भाई वॉल्यूम 4 टाइम्स होगा। गॉट इट? नाउ यू विल अप्लाई दिस ट्रिक और टेक्निक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ योर MDCAT questions, because in MDCAT you are not going to perform the numericals at all. Got it? ये बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस है फॉर यू पीपल। आप इन तीनों फैक्टर्स में से V is equal to T और P में जो जो वो कहता है वो वैल्यूज पुट करते जाएं। 2 फैक्टर्स बताएगा, वो जो कहता है उनको लिख लेंगे, तीसरा ऑटोमेटिकली सिंपल कैलकुलेशन से मेरे पास आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं कि लिक्विड्स के हवाले से क्या डिस्कशन है।